हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उसको जाके आप देख सकते हैं, और उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। पार्ट 2 है धातु एवं अधातु, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसके पिछले वाले वीडियो में जो हम बनाए थे लगभग 27 मिनट का वीडियो करीब में था। उस 27 मिनट में ही बहुत टॉपिक्स कवर कराया गया था। तो इसमें देखेंगे जैसे उसमें धातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, ठीक है, ये तीनों देखे थे। और अधातु के भी ये देखे थे, अधातु क्या होता है, अधातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण। इसमें मानिए सेम है, आप अंतर भी लिख सकते हैं, लेकिन अंतर भी हम बता देंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, धातु एवं अधातु में क्या अंतर है भौतिक गुण के आधार पर, और धातु अधातु में ही क्या अंतर है रासायनिक गुण के आधार पर। तो अंतर को भी हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे ढंग से। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछता है भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है ना, किस गुण के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है ना। 5 नंबर में पूछने के 5 अंकीय प्रश्न पूछने का संभावना ज़्यादा होता है। अगर 5 अंकीय पूछेगा तो कम से कम 5 को अंतर लिखना पड़ता है। अगर लघु में पूछे तो 3 अंतर काफ़ी है, 4 अंतर भी लिख सकते हैं, या 2 को काफ़ी रहेगा लगभग। लेकिन 5 अंक में तो कम से कम 5 को अंतर होना चाहिए, 6 को भी होगा तो अच्छा रहेगा। तो भौतिक गुणों के आधार पर अगर पूछेगा धातु एवं अधातु में अंतर, ठीक है ना, अगर भौतिक गुणों के आधार पर पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ धातु लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे अधातु, ठीक है। ये भौतिक गुण के आधार पर लिखना है, भौतिक गुण पर। तो सबसे रासायनिक गुण से बहुत ही भौतिक गुण होता है, सिर्फ उसका लिख देना है। अपवाद में ऐसे भी केमिस्ट्री तो अपवादों से भरा पड़ा है, अपवाद तो लिखना ही पड़ता है। बट भौतिक गुण हम लोग और रासायनिक गुण तो उस वीडियो में हम पढ़े ही थे, उसमें क्या क्या अपवाद था, बस इसमें देखेंगे क्या क्या पाया। देखिए सबसे पहला आएगा कि इसमें चमक पाया जाता है, चमक किसमें, धातु में। इसमें चमक नहीं होती है, इसमें चमक क्या होती है, नहीं होती है। पहला अंतर ये हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे, ये ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, सुचालक होती है। और ये क्या होता है, ये कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद है, अपवाद इसमें भी है, आयोडीन अपवाद इसमें होता है जो चमकीला होता है, आयोडीन, ग्रेफाइट। इसमें जो ग्रेफाइट जो है, यह अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है। यही 2 अंतर हो गया। थर्ड जो होता है ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, तन्य, ठीक है ना। ये होती है, ये नहीं होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, नहीं होती है। कई गो अंतर देखिए आप, 3 गो। पहला चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। सेकेंड, ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, ये ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक नहीं होती है, मतलब कि कुचालक होती है। अपवाद में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट जो होता है या विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। थर्ड में ये आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है, और ये आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि उसको पीट के चादर का रूप बना सकते हैं, चादर के रूप में। तन्यता का मतलब होता है कि उसको खींच के एक लंबा तार बना सकते हैं। जैसे अगर 1 ग्राम सोना लेंगे, ठीक है, 1 ग्राम अगर सोना लेते हैं तो कम से कम 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हैं। अगर 100 mg चांदी लेती हैं, चांदी, तो कम से कम उससे 200 मीटर तक तार बना सकते हैं, ठीक है। ये तन्यता का गुण पाया जाता है। सबसे तन्य धातु जो होता है सोना होता है, ठीक है। सबसे तन्य धातु कौन सा होता है, सोना, ठीक है। तो ये 3 गो अंतर देखें। चौथा अंतर जो आ जाता है, चौथा अरे यार, चौथा जो अंतर आता है, एक मिनट, इंक ज़्यादा गिर गया, लग रहा है खराब हो गया, हाथ में हो गया। चौथा अंतर जो होता है, इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक जो होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है ना। इसके क्या होते हैं, निम्न होते हैं,
वही लिखना है, सिर्फ निम्न लगा देना है, ऊंच की जगह क्या लगा देना है, निम्न होते हैं। द्रवनांक का मतलब होता है कि जिस न्यूनतम ताप पर द्रव के रूप में चेंज हो जाए उसको द्रवनांक बोलेंगे। जिसमें खौलना शुरू कर दे, जिस न्यूनतम ताप पर खौलना, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो इसका क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है ना, बहुत उच्च होता है, सोच सकते हैं। इसमें जो होता है निम्न होता है, इसमें भी अपवाद होता है, जैसे ग्रेफाइट ये सब होता है जिसको एकदम बहुत ज़्यादा तापमान पे उसको पिघला जो भी करना है कर सकते हैं, इसमें भी अपवाद हो जाता है, ठीक है ना। 5 नंबर में घनत्व, इसका जो होता है घनत्व उच्च होता है, ठीक है ना, उच्च होता है। इसका क्या होता है, निम्न होता है, क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। ये जो होती है कठोर होती है, अगर 6 में लिखे तो ये कठोर होती है, क्या होती है, कठोर। ये जो होता है इसको बोलेंगे तो ये मुलायम होती है, क्या होती है, मुलायम। एक इसमें अपवाद में आ जाता है हीरा, हीरा जो होता है कठोर होता है अधातु होते हुए भी, तो ये आ जाता है, किस में आ जाता है, अपवाद में आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसको पीटेंगे, अगर 7 नंबर में लिखा जाए अगर धातु में, तो इसको पीटने पर जो होता है ना एक टन छन की आवाज़ आती है। मतलब कि धातु में पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। एक विशेष प्रकार की ध्वनि, इससे कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, बल्कि पीटने पर तो ये चूर चूर हो जाता है, भंगूर हो जाती है, ठीक है ना। कौन, अधातु। तो आपको एक अंतर देखें, कम से कम 7-8 अंतर बता दिए, आप इसमें से 5 अंतर लिख के याद कर सकते हैं, बोल के हम लिखवा दिए हैं और यहाँ पे भी लिख दिए हैं कुछ, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रासायनिक गुण के आधार पर आते हैं, इसको मिटाते हैं। ये भौतिक गुण के आधार पे था, ठीक है ना, अंतर किस गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे। इसके बाद आता है, देखिए रासायनिक गुण के आधार पर किसमें, धातु एवं अधातु में अंतर, ठीक है ना, किस गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पे, ठीक है। रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु में अंतर, ठीक है ना। तो इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक तरफ धातु पूरा भौतिक गुण था, इसलिए तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। ऐसे एग्जाम में पूछता सीधे धातु और धातु में अंतर लिखिए, तो आपको जिस गुण पे अगर हल्का लगता हो या जिस गुण पे आपको लगता हो कि हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं, बस उस गुण पे लिख सकते हैं। लेकिन दोनों हम लोग पढ़ लिए, भौतिक गुण के आधार पर भी और रासायनिक गुण के आधार पर ही। तो देखिए सबसे पहले एक तरफ धातु लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, अधातु, ठीक है ना। पहला अंतर, इसमें भी पहला अंतर, सेकेंड, इसमें भी सेकेंड, इसमें भी थर्ड, इसमें भी कितना हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। अंतर ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहला अंतर जो होता है, धातु के परमाणु होते हैं धन आयन होते हैं, इसके परमाणु क्या होते हैं, धन आयन, और इसके क्या होते हैं, परमाणु जो होते हैं ऋण आयन होते हैं। क्या होते हैं, जैसे Na पर प्लस चार्ज, इस पर Cl पर माइनस चार्ज, तो इसके परमाणु धन आयन होते हैं, इसके परमाणु ऋण आयन होते हैं। पहला अंतर हो गया। सेकेंड हो गया कि इसके ऑक्साइड जो होते हैं भास्मिक होते हैं, क्या होते हैं, भास्मिक। इसके धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक, और इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। किसके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के। क्वेश्चन पूछता है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। थर्ड में तनु अम्ल में घुलकर ये H2 गैस मुक्त करता है। तनु अम्ल में अगर घुलेगा तो कौन गैस मुक्त करेगा, H2 गैस मुक्त करता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 अगर करते हैं क्रिया, तो Zn जो है SO4 के साथ सट जाएगा, मतलब कि तीर का निशान देंगे तो ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा, H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, ठीक है ना। H2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके जो होते हैं ये तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन, अधातु, ये नहीं करती है अभिक्रिया। तो क्या हुआ, 3 हुआ। चौथा जो है कि धातु समानता हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, ये जो है इस हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है, H2 के साथ संयोग नहीं करेगी, लेकिन ई करके हाइड्राइड बनाती है। हाइड्राइड क्या बनाती है, अधातु ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड बनाती है। ये जो है संयोग नहीं करती है। तो क्या अंतर हुआ, 4 गो। एक और अंतर है, 5वां में जो होता है धातुएं अकारक होती है और धातुएं ऑक्सीकारक होती है। ये जो होता है 5 में अगर देखेंगे तो धातुएं जो होता है अकारक होती है, ये क्या होता है, अधातु जो होता है 5 में ही ऑक्सीकारक होता है। कौन कारक, ऑक्सीकारक। तो कई गो अंतर आप देखें, 5 गो अंतर देख लिए, उसमें 6-7 गो 7-8 गो अंतर देखे थे, इसमें 5 गो अंतर देख लिए। प्लीज़ आप इसको देख सकते हैं, अच्छा से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिए हैं इजी तरीके से। तो ये रासायनिक गुण के आधार पर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद दूसरा टॉपिक्स, इसी में इस चैप्टर का धातु ये खत्म हो गया।
अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स पे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बताए थे 6 गो निष्क्रिय गैस का नाम। ठीक है ना, कभी पढ़ाएं तो हीनी, अर्कर, जेरन, ट्रिक, 6 गो निष्क्रिय गैस। ठीक है ना, तो ट्रिक है उसका 6 गो निष्क्रिय गैस का अगर नाम लिखिए जो किसी से क्रिया नहीं करता हो। ट्रिक अगर लिखे हीनी, अर्कर, जेरन। ठीक है, तो ही से जो होगा हीलियम। ठीक है, हीलियम। ठीक है ना, अगर नी से देखेंगे तो नियोन। ठीक है, ही से नियोन, और से आर्गन हो जाएगा, और से आर्गन। ठीक है, ऑर्कर है, ऑर्कर जीरन। अच्छा, कर से क्रिप्टन, ज से जे से जिनॉन, जे से क्या हो जाएगा जिनॉन, और रन से रेडॉन हो जाएगा। हीनी, अर्कर, जेरन। इसको याद कर सकते हैं, 6 गो निष्क्रिय गैस का नाम है। ठीक है, इसके बाद आता है टॉपिक्स सोनोरस। क्या होता है सोनोरस? एक ध्वनिक या सोनोरस आता है, ध्वनिक, ये इसी का नाम है सोनोरस। तो देखो, धातु को जब किसी विशेष धातु को जो होता है, धातु को किसी ठोस वस्तु से, धातु को जब किसी ठोस वस्तु से पीटा जाता है, ठीक है ना, ठोस वस्तु से पीटा जाता है तो इसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, धातु को जब किसी ठोस वस्तु से पीटेंगे तो एक प्रकार की एक ध्वनि उत्पन्न होगी, उसी को ध्वनिक या सोनोरस बोलते हैं। जैसे में विद्यालय की घंटी को ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है। ठीक है ना, विद्यालय की जो घंटी होती है क्या कहलाती है? ध्वनिक या सोनोरस। तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सोडियम को किरोसिन, ठीक है ना, सोडियम को कहाँ किरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है ना, किसको? सोडियम को। देखो, सोडियम जो होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु है, सोडियम जो होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर ही ऑक्सीजन से क्रिया कर जल जाता है। ऐसा न हो इसलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। देखो, सोडियम जो होता है अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसको खुला वायु में छोड़ देंगे मतलब तो कमरे के तापमान पर ही क्या करेगा? जल उठेगा। ठीक है ना, जल जाएगा। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। अगर इसी सोडियम का ऐसे क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में लघु में, लेकिन अगर ऐसे पूछ दे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है, तो सेम इसी तरह से लिखेंगे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम अगर उसको खुली वायु में छोड़ देंगे, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, और इसे खुली वायु में छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल उठेगा कमरे के तापमान पे ही। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? किरोसिन तेल में डुबो कर। आप इसको देख लीजिए, इतना क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ यहाँ पर तीन चार हो जाता है। आप इसको देखें। उसके बाद चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इतना देख लीजिए। अब आता है मेन टॉपिक्स। चलिए, इसके बाद आता है अणु। मार्कर बड़ा अणु, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या आता है? अणु आता है। 1 मिनट। क्या आता है? अणु, ठीक है ना। देखिए, अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के 2 या 2 से अधिक
परमाणुओं के रासायनिक संयोग से जो बनता है अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलेगा तो वहाँ रासायनिक संयोग होगा और वहीं से क्या बनेगा? अणु। अब इसी में आता है कि रासायनिक बल क्या होता है, रासायनिक बल क्या होता है और रासायनिक बंधन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक बल जो होता है किसी अणुओं में परमाणुओं के बीच, किसी अणुओं में परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसी को रासायनिक बल बोलते हैं। और अणुओं में परमाणुओं के बीच बनने वाला इसमें जो बंधन बनता है, अणुओं में परमाणुओं के बीच जो बंधन बनता है, बंधन, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन बोलते हैं। समझ गया? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनने वाले को अणु बोलते हैं। अणुओं में परमाणुओं के बीच जो बंधन जो एक प्रकार का आकर्षण बल होता है उसको रासायनिक बल बोलते हैं। और अणुओं में परमाणुओं के बीच बनने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, इतना समझे। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि औष्टक नियम क्या होता है। औष्टक नियम को लिखें। ठीक है ना, औष्टक नियम को लिखें। आपको लिखवाया भी जा रहा है, एकदम बोल सकते हैं कि फेयर टाइप के एकदम करवाया भी जा रहा है और समझाया भी जा रहा है। ठीक है ना, आप इसको कॉपी में भी कर सकते हैं। देखिए औष्टक नियम वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अस्थायी होना चाहती है, इसे औष्टक का नियम कहते हैं। देखो वह नियम जिसके अंतर्गत किसी तत्व के अगर परमाणु, किसी तत्व के क्या परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या चाहती है कि हम अपना औष्टक पूरा करें, हम फुलफिल हुए, हमारा पूरा औष्टक पूरा हो, उसी को क्या बोलते हैं? औष्टक के नियम बोलते हैं। कोई भी परमाणु यही चाहता है कि हम अपना औष्टक पूरा कर ले, किसी भी तत्व के परमाणु, तो उसी को क्या बोलते हैं? औष्टक के नियम बोलते हैं। इसी में आता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसको लिखेंगे कि जब किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेतों के साथ निरूपण किया जाता है वही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। जब किसी परमाणु को उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, किसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेत के साथ निरूपण करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बोलेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कोई सोडियम ले लिए, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। अगर लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2, सेकेंड में 8, 8 में कितना आएगा? 11 है, तो 1 बचेगा। तो यही क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। समझ गए इतना? उसके बाद अगला आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद एक आता है क्वेश्चन जो हम बताने वाले थे, मिटाते हैं, कितना देखिए आप। उसके बाद आता है क्वेश्चन उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक, क्या होता है उभयधर्मी ऑक्साइड? देखिए उभयधर्मी कहने का मतलब ये है कि उभय प्लस, अगर सोचे तो धर्मी से मिलकर बना है। उभय में दोनों होता है, दोनों धर्म को मानता हो। अगर ऐसे ठेठ भाषा में बोले तो मतलब कहने का मतलब है जो अम्लीय गुण और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय और क्षारीय भी, उसी को क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे में अगर एग्जाम्पल में लिखे तो Al2O3, ZnO ETC, ठीक है ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। मतलब कि जो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करे और क्षारीय गुण भी, तो उसको क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। आप समझ गए, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे मेन, मतलब कि कैसे हम समझते हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, कितना नहीं आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं एगो क्वेश्चन कि फॉर्मूला एक होता है, आंकड़ी टाइप का ही प्रश्न है कि जैसे एक कक्षा मान लिए यहाँ पे, इसको कक्षा, पहला कक्षा को K, सेकेंड वाला को L, थर्ड वाला को बोल सकते हैं M और चौथा वाला को क्या बोलेंगे? N बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे KLMN। कक्षा में इसका फॉर्मूला होता है, कक्षा में उपस्थित
उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है फॉर्मूला 2n²। यहाँ n का मतलब होता है किसका मतलब n का मतलब होता है कक्षा की संख्या। किसकी संख्या? कक्षा की संख्या। और एक यहाँ पर n जो होता है, n से किसको दर्शा रहे हैं? कक्ष को प्रदर्शित कर रहे हैं। n समझना कक्षा की संख्या है तो 2n² होता है। अगर हम कहीं पे रखते हैं, जब n बराबर 1 लेते हैं, 1 पहला कक्षा में n बराबर कितना लेते हैं? 1 n, तो यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का 1 तो 2 हो जाएगा। तो पहला कक्षा में कितना आ जाएगा? 2। अब n बराबर अगर 2 लेते हैं तो 2 गुने 2 का स्क्वायर, तो 2 गुने 4 कितना आएगा? 8। तो दूसरे कक्षा में कितना जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर थर्ड लेते हैं तो 2 गुने 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 2 गुने 9 बराबर 18। तो थर्ड कक्षा में कितना आएगा? 18। अगर n बराबर लेते हैं 4 तो 2 गुने 4 का स्क्वायर, तो 2 गुने 16 बराबर कितना आएगा? 32। तो यहाँ पर क्या आएगा? 32। मतलब कहने का मतलब है कि पहला कक्षा में 2 को आएगा, सेकेंड में 8 को, थर्ड कक्षा में 18 को, और चौथा में कितना होगा? 32। यहीं से हम लोग परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता निकालेंगे। बहुत ईजी है। तो अगर हम कहीं पे देते हैं आपको, देखिए एक निकाल के देते हैं। अरे यार, देखिए जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे, इसको यहाँ देख लिया आप, ये फार्मूला हो जाता है 2, 8, 18, 16, 32। और क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कार्बन का, अरे यार मरकरी, जैसे पूछ दे कार्बन का, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता हम बोल रहे हैं, आप यहाँ देखिए निकालें। ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? कार्बन का। तो सबसे पहले कार्बन जो होता है, कार्बन की परमाणु संख्या की बात की जाए, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितनी होती है कार्बन की? 6 होती है। इतना मालूम है आपको? कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सबसे पहले पहला कक्षा में आता है 2 और सेकेंड में 8 को आता है, लेकिन इसको 4 गुना बचेगा तो 4 हो जाएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे तो इसके 72 कक्षा में जितना बचता है ना, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कितना बच रहा है? 4, लास्ट में देखना है, 4 बचा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी संयोजकता निकालें तो संयोजकता कितना हो जाएगा? संयोजकता 4 हो जाएगा। अब यहाँ संयोजकता में थोड़ा देखना है, 1, 2, 3, 4 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर 4 से अधिक हो गया, अगर नोट में लिख सकते हैं कि अगर 4 से अधिक हो गया, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या करेंगे? 8 में से घटाएंगे जो संख्या रहेगा लास्ट वाला में। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 5 रहता तो 8 में से 5 घटा देता, कितना बचता? 3। तो संयोजकता कितना हो जाता है? यहाँ पे 3 हो जाता। जैसे किसी का संयोजकता यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपको बताते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, देखिए यहाँ पे क्लोरीन जैसे बताते हैं, क्लोरीन अब एक अधातु है, बताते हैं क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो इसका परमाणु संख्या 17 हो गया। ऐसे निकलेंगे तो 2, 8, 7 आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लास्ट में बचता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 7। लेकिन संयोजकता देखिए, संयोजकता तो ये कितना है? 7 है। तो 7 जो होता है यह 4 से अधिक होता है, तो फिर 8 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 8 - 7 तो कितना संयोजकता हो जाएगा? 1 आंसर आया समझ? तो ये निकालने का ट्रिक था, और निकाल भी सकते हैं, जितना भी आएगा वैसे निकाल सकते हैं। पहला कक्षा में 2 करता है, सेकंड में 8 को, थर्ड में 18 को, और चौथा में 32 को, ऐसे करके करता है। 10 नहीं होता है, 8 ही ऐसे दिया जाता है। समझ गए? चलिए अब दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। अब दूसरा टॉपिक्स, एक मिनट, थोड़ा इंक डालें। और दूसरा टॉपिक यहाँ तक आप देख लिए और देख सकते हैं।
ठीक है। देखिए अब आता है कि रासायनिक बंधन कब बनेगा, ठीक है ना। रासायनिक बंधन आता है क्वेश्चन। अरे यार चलो यार, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, रासायनिक बंधन जो होता है कब बनेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो होता है रासायनिक बंधन अगर पूछे कब बनेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण से, और सेकेंड में होता है इलेक्ट्रॉन का साझा करने से। साझा वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। त्याग वाला होता है कि हम किसी को दे दिए तो वो अपना बंधन बना लिए, चाहे वो कोई चीज़ अगर जरूरी है तो वो खरीद लिया, ठीक है, तो वो त्याग किए तब। लेकिन साझा का मतलब हुआ कि हम कुछ उसको दिए, वो हमको कुछ दे दिया, साझा कर लिया। तो कल इसको पढ़ेंगे रासायनिक बंधन कब बनेंगे। रासायनिक बंधन के प्रकार, दो प्रकार के, वैद्युत सहसंयोजक बंधन होता है या इसी के नाम है आयनिक बंधन, और सेकेंड में होता है सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। ये प्रकार है, प्रकार का भी उसका परिभाषा देखेंगे। उसके बाद सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार होते हैं इसको देखेंगे। कल भी इस चैप्टर को पार्ट 3 आएगा इस वीडियो का, आज नहीं आ पाएगा क्योंकि दिक्कत हो गया, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना रहने देते हैं। पार्ट 2 में आप प्लीज़ पहले वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी अच्छा से देखिएगा। जो क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन का आंसर बोले, उसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा तो समझ भी आएगा आपको, और बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, ठीक है ना, 2026 के एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आज अंतर देखे थे भौतिक और रासायनिक के आधार पर। उसके बाद देखे थे उभयधर्मी ऑक्साइड, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, और उसके अलावा भी सब चीज़ कि कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n पर एक फार्मूला होता है, उसके बाद वहाँ से बनाए थे। संयोजनीय इलेक्ट्रॉन जो 72 कक्षा में लास्ट में उपस्थित होता है उसको संयोजक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर ऐसे संयोजकता पूछे तो संयोजकता जो बचेगा लास्ट वाला वही हो जाएगा, लेकिन अगर 4 से अधिक है तो 8 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और एक आंसर ज़रूर बताइएगा एक चीज़ का। जैसे 1 ग्राम सोना से, समझिए 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बना सकते, 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर तक बनाया जाता है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तब तक रहने देते हैं, धन्यवाद।